तो आज हम डिस्कस करेंगे एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये जो हमारा सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन है, कैसे वो एमर्ज हुआ है एंड कौन से वो रीजंस है जिसके वजह से हम आज सोशियोलॉजी को स्टडी कर पा रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज सोशियोलॉजी। ये जो टर्म है सोशियोलॉजी, पहली बार ऑगस्ट कॉम्ट ने कॉइंड किया था, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ये जो टर्म है सोशियोलॉजी, दो वर्ड से आया है। पहला है लैटिन वर्ड सोशियस, विच मीन्स कंपेनियन, एसोसिएशन और सोसाइटी, एंड ग्रीक टर्म लोगोस मीनिंग स्टडी ऑफ साइंस। इट्स लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है विच एम्स टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन, एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे फंक्शन करती है। बेसिकली इट इज़ द इंटरप्ले ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी विच इंक्लूड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ। डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट, उन्होंने सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक तरीके से डेवलप करने की बात की थी। उनका जो मेथोडोलॉजी था वो है पॉजिटिविज्म। उन्होंने नेचुरल साइंस के जो तौर तरीके हैं उसको यूज़ करके सोसाइटी को स्टडी किया था। अब देखते हैं एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इस एमर्जेंस के पीछे कई सारे रीजंस थे। पहला रीजंस था रिनेसेंस, जो 14 से लेके 17 सेंचुरी तक चला था। पहले जो डार्क एज था उसके बाद का जो पीरियड था उसको कहा जाता है रेनेसा पीरियड। डार्क एज में मेनली होता क्या था, वहाँ पर जो सोसाइटी था बहुत ही ख़राब सिचुएशन में था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और लोगों के बीच यूनिटी नहीं थी और एक दूसरे के साथ जो मिलाप होता था उसकी भी कमी थी। उस पीरियड में लोगों की थियोलॉजिकल थिंकिंग थी। इट मीन्स एवरीथिंग इज़ हैपन बाय गॉड विल। फॉर एग्जाम्पल, जब बारिश होती थी लोग सोचते थे कि ये इंद्रदेव की कृपा है। बारिश होने के पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है उस चीज़ को समझने में असमर्थ थे। उनका कोई थिंकिंग डेवलप नहीं हो रहा था और इसीलिए उस फेज़ को कहा जाता था डार्क फेज़। डार्क फेज़ के बाद सोसाइटी जो है धीरे धीरे चेंज होने लगा। लोगों की सोच में धीरे धीरे बदलाव आई एंड चीज़ों को वो लोग अलग तरीके से सोचने लगे, जिससे हम कहते हैं रिनाइसा पीरियड। रिनाइसा का मतलब ही है रीबर्थ। इसका मतलब सोसाइटी जो है फिर से जन्म लिया। डार्क फेज में जो प्रॉब्लम्स थे उससे बाहर आने में सक्षम हुए। रिनाइसा पीरियड में फिलोसफी, लिटरेचर और आर्ट्स में चेंजेस हो रहे थे। इस फेज़ में लोग साइंटिफिक तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये था हमारा रिनाइसा पीरियड। अब आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे, जो 1789 में स्टार्ट हुआ था एंड 1799 में ख़त्म हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल देखने को मिलता है। इस फेज़ में चर्च का जो प्रीस्ट थे वो लोगों के ऊपर डोमिनेट करते थे। उनका जो कंसेप्ट था वो था आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट। इसका मतलब लाइफ में आप जो भी कर्म करते हो उसका सुख आपको मरने के बाद ही मिलेगा और इसीलिए चर्च में पैसा चढ़ाओ और वहाँ के प्रीस्ट को खुश रखो। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोग इस कंसेप्ट के अगेंस्ट जाके बात की थी कि ये जो हमारा रिलीजन है वो तो रहेगा, लेकिन ये प्रीस्ट का कंसेप्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर रेशनली चीज़ों को समझना पड़ेगा और वहाँ लोगों के थॉट प्रोसेस में चेंजेस आने लगा। अब आते हैं थर्ड रीज़न, जो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसका टाइम पीरियड जो है 1760 to 1840। यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी
एंड धीरे धीरे मिशन आने लगे। उसके वजह से ही इंडस्ट्री में काम होने लगी। लोग धीरे धीरे रूरल टू अर्बन एरिया माइग्रेट होने लगे क्योंकि वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल थे और पैसे भी ज़्यादा मिल रहे थे। अब आते हैं अलाइनमेंट पीरियड में। अलाइनमेंट फेज़ को एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है क्योंकि इसी फेज़ में लोग रीजनिंग कैपेसिटी यूज़ करके चीज़ों को समझने लगे कि हम जो भी कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग, सही है या गलत है। जब हम पहले की फेज़ में देखते हैं कि लोग ब्लाइंड बिलीफ के ऊपर चल रहे थे, रिलीजन में जो चीज़ कहा गया है वही सही है, और इस फेज़ में लोग चीज़ें को क्वेश्चन करने लगे और साइंटिफिक रीज़न जानने की कोशिश किए। यूरोप में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल मूवमेंट हुए। इस फेज़ में बहुत सारे थिंकर्स अपना अपना थिंक दिया था, लेकिन दो थिंकर्स इम्पोर्टेंट है, वो है रेने डिकार्ट एंड जॉन लॉक। रेने डिकार्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो था आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ इसीलिए मैं जिंदा हूँ। और जॉन लॉक का जो कॉन्सेप्ट था वो था टेबुला रासा, क्लीन स्लेट। उनका मतलब था कि क्लीन स्लेट के तरह होता है हमारा दिमाग। जब हमारा बर्थ होता है हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं सोसाइटी के थ्रू हम सोशलाइज होते हैं। हम क्लीन स्लेट के तरह जन्म लेते हैं और जिस तरह के एक्सपोज़र पाते हैं उसी तरह हमारा दिमाग तैयार होता है। अब आते हैं काउंटर अलाइनमेंट। हमारा जो अलाइनमेंट फेज़ है उसका ऑपोजिट ही है काउंटर अलाइनमेंट। इस फेज़ के जो थिंकर्स थे वो ये कहते थे कि जो अलाइनमेंट फेज़ है वो हमारे लिए ख़राब है, इसे ख़त्म करना चाहिए। पहले फेज़ में जो सोसाइटी था वो अच्छा था, वहाँ लोग हैप्पीली जी पा रहे थे क्योंकि अलाइनमेंट पीरियड आने के बाद ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने लगे, उनका थॉट प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स आने लगा। तो ये था हमारा काउंटर अलाइनमेंट। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। डेवलपमेंट के पीछे 3 फैक्टर्स मेन था, वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अलाइनमेंट। मेनली ये 3 रीज़न के वजह से सोशियोलॉजी का इमर्ज हुआ। कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। जब भी हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी के ऊपर बात करते हैं बहुत सारे थिंकर्स ने अपना अपना थ्योरी दिया है और 2 तरीके से वो लोग अपना थ्योरी डेवलप करते हैं। एक है इनर कॉन्टेक्स्ट और दूसरा है आउटर कॉन्टेक्स्ट। इनर कॉन्टेक्स्ट में थिंकर्स के बैकग्राउंड, उनका माइंडसेट, आइडियाज़, वो किससे मोटिवेटेड है, वो सारी चीज़ें उनके थ्योराइजिंग में दिखता है। और आउटर कॉन्टेक्स्ट में उनका ओवरऑल इन्वायरमेंट, सोशल, फिज़िकल, वो किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें आउटर कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो ये था हमारा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।